हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल में अध्याय आपका 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, आपको बताते चले कि इस चैप्टर में 3 ही ऐसे पॉइंट है जिससे कि आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान समझ लीजिएगा। यानी कि आज की क्लास में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पहला आपका पॉइंट हो जाएगा घूर्णन गति, और दूसरा हो जाएगा आपका परिक्रमण गति, और तीसरा जो रहेगा आपका ऋतु परिवर्तन। यानी कि दोस्तों, ये 3 ही पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने टॉपिक आपको बताएं कि सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको आपको अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयार कर लेनी है, तभी आपका जो है इस बार एसएसटी में जो है 55+ स्कोर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप सभी जो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा रोजाना की तरह, और इस क्लास को जो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों, आप सभी जो स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जरूर जुड़िएगा। साथ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी दे रखा है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको एसएसटी में प्रॉब्लम हो रही है तो हमने एसएसटी का बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कराना शुरू किया हुआ है, तो एक भी क्लास आपका मिस ना होने पाए, इसलिए हमने आपका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। यहाँ पे आप चैनल पे भी जाकर के प्लेलिस्ट पर सभी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हाँ, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, यानी पृथ्वी गतियां पढ़ाने के बाद, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, पढ़ाने के बाद हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी इसी क्लास में बताने वाले हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछा गया और कैसे क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, बिल्कुल एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, अब चलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान समझिएगा। तो जैसे ही पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट कहता है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, जस्ट हमने भी आपको बता दिया। पहला होता है आपका घूर्णन गति और दूसरा होता है आपका परिक्रमण गति। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे घूर्णन गति। तो कहता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन या घूर्णन गति कहलाता है। जैसे ये पृथ्वी है और मान लेते इसका ये अक्ष है, ठीक है, और ये अपने अक्ष पर, जैसे कि अगर आप लट्टू देख रहे होंगे, ठीक है, लट्टू देख रहे होंगे, तो लट्टू क्या करता है, आप उसको लट्टू को जब घुमाएंगे तो वो क्या कर चक्कर काटता है। तो एक तो अपना खुद घूमता है, और जैसे ये अपना तो वो अपना तो घूम ही रहा है, तो जो अपना घूम रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका घूर्णन गति कहलाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे कि वो अपना तो गति कर ही रहा है, साथ में जो है आप गति करते 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 कि ये सूर्य का भी पृथ्वी क्या चक्कर लगा रही है, तो इस गति को हम क्या कहेंगे, परिक्रमण गति करेंगे। अब लट्टू को देखिए, लट्टू को जैसे ही नचाएंगे तो वो तो अपने धुरी पर नाचेगी, तो जो अपने धुरी पर नाचेगी वह उसका घूर्णन गति होगा। लेकिन देखते हैं कि वो नाचते नाचते दूर का भी चक्कर लगाती रहती है ना, तो जो दूर का चक्कर लगाती रहती है वो उसका क्या हो गया, परिक्रमण गति हो गया, यानी उसका परिक्रमण हो गया। तो इस तरीके से जो पृथ्वी अपनी तो गति कर ही रही है, अपने घूर्णन पर तो घूम ही रही है, और साथ में वो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, तो जो सूर्य का चक्कर लगा रही है वो उसका परिक्रमण हो गया। ठीक है, उम्मीद है घूर्णन गति और परिक्रमण गति आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, कहता है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो पृथ्वी का अक्ष हम लोग मानते हैं वो काल्पनिक रेखा, ऐसा नहीं कि पृथ्वी को कोई अक्ष ऐसे खींचा गया है। ठीक है, काल्पनिक रेखा जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी कि दोस्तों कहता है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षीय समतल बोलते हैं। आगे कहता है पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये तो आप जानते ही हैं। आगे कहता है पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अभी जैसे हम आपको फिगर में भी दिखाएंगे। आगे कहता है कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जिसमें अंधेरा होता है वहां पर क्या होती है, रात होती है। आगे कहता है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, यानी कि ग्लोब पर, ठीक है, यानी ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करती है, अलग करती है, विभाजित करती है, उस पॉइंट को, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय का काल जो है, ठीक है, घूर्णन के समय
काल को पृथ्वी का एक दिन कहा जाता है और यह पृथ्वी का दैनिक गति होती है। अभी जैसे हमने आपको बता दिया कि जैसे ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है, अब सूर्य से ये प्रकाश निकल रही है, ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, ये है अपनी पृथ्वी भाई, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो अब देखिए, अब पृथ्वी है तो सूर्य ऐसे ऐसे प्रकाश इस पर आ रही है पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी हमारी क्या है, गोला है, गोल है, तो इसके आधे भाग पर जो है, इसके आधे भाग पर तो प्रकाश पहुंच रहा है, इस पर क्या, ये तो प्रकाश इस पर पहुंच रहा है, लेकिन ये क्या है आपका, इस आधा भाग क्या, अंधेरा है। अब समझने के लिए आप समझिए कि आप जो है एक गेंद ले लीजिए और रात में या किसी बंद कमरे में जहाँ पर अंधेरा हो, उस गेंद पर सामने से आप उस एक टार्च से उस पर प्रकाश डालिए, तो आप देखेंगे कि सामने का, यानी जो गेंद पर आप टार्च कर रहे हैं, तो जितना देखेंगे आधे भाग पर तो टार्च का रोशनी पड़ रहा है, तो वो तो भाग प्रकाशित हो गया, यानी उस पर प्रकाश पड़ा, लेकिन उसी गेंद के पीछे देखेंगे तो अंधेरा रहेगा। तो उस अनुमान से देखेंगे तो एक उस पर एक देखेंगे, एक आपको रेखा दिखेगा कि जहाँ से एक रेखा आपको दिखेगा जहां से आपको ये प्रतीत होगा कि इतने भाग पर प्रकाश है और इतने भाग पर अंधेरा है। तो दोनों को जो डिवाइड करता है, विभाजित करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर प्रकाश और अंधेरे भाग को जो विभाजित करता है, उसी भाग को, उसी जो विभाजित करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। ठीक है, तो कहता है सूर्य की तरफ, ध्यान सुनिएगा, अगर पृथ्वी अपने धुरी पर ना घूमे तो क्या होगा, या घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या कहता है कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा क्या रहेगा, दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी या फिर बढ़ती रहेगी। ठीक, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय उसमें क्या रहेगी, ठंड पड़ी रहेगी। ठीक, इस तरह की अवस्था में जीवन जीना क्या है, संभव नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो जहाँ पर दिन है तो दिन ही रहेगा, जहाँ रात है तो रात ही रहेगा। तो दिन वाले भाग को हमेशा प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, तो कह सकते हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगा कि वहाँ वैसे भी जीवन नहीं होगा। ठीक है, गर्म के कारण। और जो भाग अंधेरा रह जाएगा उस पर क्या है कि वो अंधेरा रहेगा, उस पर ठंड इतना बढ़ जाएगा कि वो वहाँ पर वैसे ही ठंड की वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर घूर्णन गति ये पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर नहीं घूमेगी तो हम कह सकते हैं कि जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है। ठीक, आगे पॉइंट ध्यान में रखिए, कहता है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। जैसा कि जस्ट हमने आपको समझाया, तो कहता है पृथ्वी एक वर्ष में जो है 365 सही 1/4 यानी कि कह सकते हैं कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें हम नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हम चौथे साल में इसको जोड़ लेते हैं, जिसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं, जो कि फरवरी में जोड़ा जाता है एक दिन, जो कि 29 का होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहता है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथा वर्ष जो है फरवरी माह जो है वो 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। क्लियर हो गई बात, कि वह वर्ष जिसमें 365 दिन के बजाय 366 दिन होते हैं उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। ये हर चौथा साल होता है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब आएगा। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक है कि जो भी आपका सन है, जैसे कि 2024 से चल रहा है, ठीक है, तो 2024 अब हमने आपको बताया कि प्रत्येक चौथा साल क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो यानी कि 4 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, कोई भी सन आ जाएगा उसमें 4 से भाग दीजिएगा। अगर वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अब इसको भाग देंगे तो देखेंगे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20 पंजे के 100। ठीक है, और ये देखेंगे 2 6 500, ये पूरी तरीके से विभाजित हो गया। तो अगर 4 से विभाजित, जो भी सन 4 से विभाजित हो जाएगा, अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो क्या होगा, आपका लीप वर्ष होगा।
ठीक है, और विभाजित नहीं होगा तो वह आपका लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे कि 2024 हो गया, 2025 को ले लेते हैं। अब देखिए 2025 को में 4 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा, ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, एक इसमें क्या रह जाएगा, शेष बचेगा। तो ये लीप वर्ष आपका नहीं होगा। तो इसी तरीके 2026 भी लीप वर्ष नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, लेकिन 28 को भाग देंगे तो पूरी तरीके डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो लीप वर्ष होगा। इस तरीके से आप लीप वर्ष देख सकते हैं, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे एक पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है वह दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर कैसे लगाती है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की चक्कर लगाती है। और दीर्घवृत्ताकार पथ आप देख पा रहे हो, ये है आपका, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। इस तरीके से इस राउंडिंग को देख पा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्ताकार, ठीक। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा और बचा है पॉइंट, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जा सकता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक। अभी हमने आपको बता दिया, आपको हमने परिक्रमण ये घूर्णन परिक्रमण बता दिया, और ऋतु परिवर्तन एक टॉपिक और आपका बच जाता, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। कहता है यहाँ पर चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, ठीक है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो भाई देखिए ये है आपका फिगर, ठीक है। और 21 जून का हम लोग डेट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 21 जून और उत्तरायण, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब देखेंगे इसका ये भाग जो है आपका किस बार, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जैसे जैसे इसमें टॉपिक हम क्लियर करते रहेंगे। कहता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका है। तो अब देखेंगे ये है इसका क्या अक्ष हो गया पृथ्वी का, ठीक। अब ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध। अब देखेंगे तो आपको देखने से ही लग रहा है कि ये क्या, ये वाला भाग जो उत्तरी गोलार्ध, ये वाला भाग क्या है, ये सूर्य की तरफ क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। सूर्य की तरफ क्या है, वो झुका हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो ब्लैक ये क्या अंधेरा है, और ये जो व्हाइट है ये इसमें क्या है, ये प्रकाश इस पर पहुंच पा रही है पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसमें कहता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। और कहता है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब ध्यान समझ लीजिएगा इसको कि अब देखिएगा ये इसका उत्तरी भाग, ये देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध जो है ये क्या है आपका पृथ्वी, ये सूर्य की तरफ क्या है, ये झुका हुआ है, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे ये क्या भाई आपका, ये देखिए ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिए ये है आपका, ये जो डिवाइड किया है दिन और रात का, ये आपका क्या हो गया, विषुवत वृत्त हो गया, ये विषुवत वृत्त हो गया। अब ये सूर्य का प्रकाश देखिए ये सीधा पड़ रही है, ये सीधा पड़ी। अब ये देखिए आपका यहाँ पर हो गया आपका ये देखिएगा और 23.5 डिग्री अंश में तकरीबन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये शायद 23.5 डिग्री अंश पर हमने आपको बताया था यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका कर्क रेखा, और ये भारत से हो करके जाती है, ठीक है, कर्क रेखा। अब देखिएगा कर्क रेखा, अब यहाँ पर होगा और सूर्य की किरणें देखिए डायरेक्ट कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है, सीधी पड़, और जबकि इसके जो ये देख पा रहे होंगे, और देख ये भी, और यहाँ पे इसके जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, ये हो गया आपका विश्व, ठीक है। अब देखेंगे हमने आपको बताया था कि ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, ठीक है। ये विषुवत वृत्त नहीं, ये दिन और रात को जो काटा, ये क्या हो गया आपका प्रदीप्ति वृत्त हो गया। और ये जो काटता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा हम समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये दिन और रात को जो डिवाइड किया,
ये आपका क्या हो गया, ये दिन और रात को जो डिवाइड किया ये आपका प्रदीप्ति वृत्त हो गया, ठीक। और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त। तो हमने ये बांट दिया, ये बीच से ये हो गया आपका प्रदीप्ति वृत्त हो गया। और इसके 23.5 डिग्री पर देख सकते हैं, इसके 23.5 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री पर आपका क्या होगा, कर्क रेखा होगा। क्या होगा, कर्क रेखा होगा। और देखेंगे सूर्य डायरेक्ट जो है कर्क रेखा सीधी पड़ रही है, ठीक है, सीधी पड़ रही है। और इसके जब आपको उत्तरी ध्रुव पर आप 90 डिग्री ये झुका हुआ है, लेकिन इसके उत्तरी ध्रुव जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य जो है वो तिरछी पड़ेगी, इस तरीके से ऐसे पड़ेगी, इस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं पड़ेगा। जबकि ये देख सकते हैं सूर्य इस पर प्रकाश सीधे डायरेक्ट पड़ रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 21 जून को जो है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्मी वाला दिन होगा। और दिन भी क्या होगा, सबसे बड़ी होगी, और रात यहाँ पर क्या होगी, सबसे छोटी होगी, जैसा कि आप अपने भारत में देख सकते हैं। यानी कि ये जो 21 जून आएगा, ये 21 जून को अपना जो है ये दिन सबसे बड़ा होगा, जबकि रात क्या होगी, बहुत छोटी होगी और गर्मी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये आपका, ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा, गर्मी, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आपका 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी गर्मी वाला दिन होगा, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे ये हो गया। और दक्षिणी ध्रुव पर देखेंगे तो ये हो गया आपका भाई दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव देखेंगे क्या है भाई, आपका देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव क्या है, आपका अंधेरा टाइप का, ठीक है, अंधेरा आपको दिख रहा है। तो यहाँ क्या होगा, आपके 21 जून को जो जितना भी दक्षिणी ध्रुव होगा पृथ्वी का, और 21 जून को वहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, शीत ऋतु चलेगी। क्या चलेगी, शीत ऋतु चलेगी, क्योंकि वहाँ पर धूप यानी प्रकाश नहीं जा रही है, ठीक। यानी वह प्रदेश जहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। इसके बाद दोस्तों आगे कहता है इसी में कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु जो है इसके ठीक विपरीत स्थिति में होगी। हमने आपको बताया था कि जैसे पृथ्वी होगा, पृथ्वी को 2 भागों में काटती कौन सी, विषुववृत्त। हमने आपको बताया था कि विषुववृत्त के 23.5 डिग्री पर ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आपका मिल जाएगा, आपका कर्क रेखा मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे हमने आपको ये बताया था कि इसे विषुववृत्त के जस्ट नीचे दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री अंश पर आपका मिलेगा मकर रेखा। तो ये मकर रेखा आपके दक्षिण गोलार्ध में होते हैं। तो ये दक्षिण गोलार्ध का बात कर रहा है यहाँ पर कि दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था में दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम आप देख सकते हैं जब हम लोगों के यहाँ ठंडी पड़ती है, यानी कि आप देख सकते हैं क्रिसमस डे अगर 25 तारीख को मनाया जाता है बड़ा दिन, तो हमारे यहाँ क्या ठंड होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यही अब चक्कर काटते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए 22 दिसंबर वाला दिन आ गया। अब देखिएगा ये है आपका भाई ये अक्ष हो गया। और ये देख सकते हैं ये है आपका ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिण गोलार्ध। और ये आपका हो गया आपका विषुववृत्त हो गया। और ये दोनों को, और ये दिन और रात को अगर ये काट रही है तो ये आपका प्रदीप्ति वृत्त हो गया। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो 23.5 डिग्री अंश पर आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका मकर रेखा 23.5 अंश डिग्री दक्षिणी में आपका मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तर वाले भाग में क्या होगा, आपका कर्क रेखा होगा। और देखेंगे सूर्य डायरेक्ट आपके किस पर, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, सॉरी मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो मकर रेखा वाले भाग यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, आपका ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी वाला दिन होगा। कौन सा, 22 दिसंबर के समय। और ये ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या पड़ रही होती है, गर्मी पड़ रही होती है। जबकि हमारे यहाँ मकर रेखा में क्या होती है, यानी कि अपने यहाँ भारत में क्या हो गया, आपको उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु यहाँ पर चलेगी, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसे विषु कहा जाता है, यानी कि दिन और रात जब बराबर होते हैं तो उस समय को क्या कहते हैं, विषु कहते हैं। और ये शब्द याद रखिएगा। आगे कहता है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा, यानी कि 21 मार्च को इसके विपरीत हो जाएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु, जबकि दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे घुमा हुआ है, देख सकते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और ये है आपका भाई
21 मार्च, और 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, आपका बसंत ऋतु होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश अब पड़ेगा ये आपका देख सकते, ये है आपका प्रदीप्ति वृत्त, ये है आपका प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। और ये इस पर क्या डायरेक्ट देख सकते हैं, ये सूर्य का प्रकाश इस पर डायरेक्ट पड़ रही है, और ना कि ये आपको उत्तरी ध्रुव पर पड़ रही है डायरेक्ट, ना ही दक्षिणी ध्रुव पर। तो यहाँ पर हो जाता है आपका उत्तरी ध्रुव में शुरू हो जाएगा आपका बसंत ऋतु, और दक्षिण ध्रुव वाले में क्या शुरू रहेगा, शरद ऋतु, यानी कि इसमें दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसी को हम विषुव बोलते हैं। जस्ट उसके विपरीत अगर हम बात कर लेते हैं 23 सितंबर को, तो 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव में क्या चलेगा, शरद ऋतु चलेगा, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या चलेगा, आपका बसंत ऋतु चलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपका टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा। आगे इसी में कहता है कि ठीक, आगे कहते इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी दोस्तों पृथ्वी का घूमना या फिर आपका घूर्णन हो या परिक्रमण, इन दोनों के घूमने से दिन और रात होता है और मौसम का परिवर्तन होता है, और इनके बगैर जीवन भी पृथ्वी पर संभव नहीं है। इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमने अभी जस्ट आपको टॉपिक क्लियर किया। क्वेश्चन देखिए, ये सीटेट में पहला क्वेश्चन आपके 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान समझिए। कहता है कि नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर कहता है दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी की स्थितियां हैं। कहता है कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा, ये क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। अब ध्यान सुनिएगा, ये है आपका क्वेश्चन, समझा देते हैं। ये देखिएगा आपका क्या है, सूर्य प्रकाश इस पर पड़ रही है, आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिएगा इतने भागों, ये है आपका ये जो लाइन है, ये है आपका कौन सा, प्रदीप्ति वृत्त है, प्रदीप्ति वृत्त है। यानी दोस्तों ये जो काला वाला भाग है, ये क्या है, अंधेरा है, और इस पर प्रकाश आपकी क्या है, पहुंच पा रही है, ठीक है, इस पर प्रकाश पहुंच पा रही है। पॉइंट आपको दे रखा है, ए पॉइंट आपका यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और ई आपका है यहाँ पर। और ये पृथ्वी आपका इस तरीके से ऐसे चक्कर काट रही है, ठीक है। इस तरीके से आपका पृथ्वी जो है, ये इसका ये धुरी दिया हुआ है, और इसी पे ये क्या है, अपना घूर्णन करी यानी घूम रही है। तो कहता है कि कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। तो ध्यान सुनिएगा, ये है इसका घूर्णन, यानी यहाँ से चक्कर काटेगा और घूमेगा इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं सबसे नज़दीक, यानी सबसे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ रहा है, देखेंगे तो जब घूर्णन करेगा तो ये सब देखेंगे, ये वाला पक्ष देखेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, अंधेरे की तरफ, ए बी सी डी अंधेरे की तरफ जाएगा। डी आपका क्या है, देखेंगे अब जब ये पृथ्वी घूमेगी तो इस तरीके से चक्कर काटेगी। देखिए ये देखिए 2D में आपको शायद न समझ में आए, तो जब ये घूमेगी घूर्णन करेगी तो डी वाला पॉइंट सबसे लेट इस पर अंधेरा आएगा, ठीक है, डी वाले पर सबसे लेट अंधेरा आएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि सबसे दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक किस पर रहेगा, तो इस पर डी वाला ऐसा पॉइंट है जिस पर इन सभी पॉइंट की अपेक्षा इस पर दिन काफ़ी समय तक रहेगा, इसलिए आपका डी आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका स्टेटमेंट से है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ठीक है। कारण कहता है कि पृथ्वी का अक्ष जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अंशांशों पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। और देखेंगे ये सीटेट जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कथन पहला कहता है आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती, बिल्कुल बात सही है, ये भी पॉइंट आपका क्या करेक्ट है, ठीक। और इसके बाद दूसरा देखते हैं कारण की, कहता है पृथ्वी का अक्ष जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अभी जस्ट हमने आपको टॉपिक शुरू में पढ़ाया था, ठीक है, वही पॉइंट इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है। और जो विभिन्न अंशांशों पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है, तो ये भी बात सही है। और इसका ये क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 पर को आप सही करेंगे, ठीक। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, कहता है ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। अभी जैसे हमने आपको क्लियर कर दिया, क्वेश्चन हमने आप कराया, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है।
तो कहता है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है, ये गलत बात है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाता है, ठीक है, ये भी बात गलत है। कहता मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें, ठीक है, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अंश दक्षिण पर पड़ती हैं। और कहता है चौथा कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना जो है ऋतुएं बनाती है। अभी जैसे हमने आपको समझाया था, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी तीसरा भी आपका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष की ओर झुकाव होना ही क्या करती है, ऋतुएं बनाती हैं। या ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण होती है, तो यही है, यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है, ठीक है, ये देख सकते हैं आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है वे दिन जिन पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते, गलत बात। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ये भी नहीं होगा। देशांतरों के मध्य की दूरियां नहीं। चौथा पॉइंट कहता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये आपका बात सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बहुत ही ध्यान से, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया गया है। कहता है 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते, इसका कारण क्या है, ठीक है। अब इसका आंसर हम आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिखाते हैं और देख सकते हैं सीटेड ये फरवरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट आप देखिएगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी हम बार बार यही कहते हैं, देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए। कहता 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते, इसे विषुव कहा जाता है। अब देखिए, अब ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक है। कहता है दिन रात बराबर होते, इसका कारण क्या है, तो पहला पॉइंट कहता है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। और जैसे हमने एनसीईआरटी की बता दिया, तो आंसर आप यहीं पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, ये इसका मुख्य कारण है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। सत्य आपसे पूछा हुआ है, ये आपके 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। अब ये भी क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही ध्यान से, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की शुरुआत जो हमने अभी जैसे पढ़ा है वही क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। अब वहाँ पर हम आपको पॉइंट दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट पढ़ लीजिएगा कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है, ठीक है, 66.5 अंश का कोण। अब 4 ऑप्शन आप यहाँ पर आप मिला लीजिए, ठीक है, 4 ऑप्शन आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कहता है पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है, बिल्कुल गलत बात। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है, गलत बात, काल्पनिक है। तो कहता है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, सही बात, जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चौथा में देखिएगा तो ये काल्पनिक रेखा तो क्या, लेकिन 23.5 अंश का कोण बनाती है, इसलिए गलत बात है। ये तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यहां पूछा हुआ है। तो कहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कर्क रेखा और विषुवत के मध्य, ठीक है। इसका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि दिन और ये क्या सूर्य की किरण पृथ्वी कैसे पड़ती है, विषुवत वृत्त पर पड़ती है, ठीक है। विषुवत रेखा जो है उस पर सीधी पड़ती है, इसे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विषुव के दिन सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है तो विषुवत रेखा पर पड़ती है, ठीक। और 9वां क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, सीटेट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2013 में क्वेश्चन पूछा, कहता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र, यानी जब भूगोल का अगला क्लास लेकर के आएंगे तो उससे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, मानचित्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। बाकी और भी आपके एसएसटी में आपके जैसे कि हिस्ट्री क्लास चल रहे हैं उसे भी लेकर के आएंगे, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेगा। और बीच बीच में सीडीपी जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं उन सभी टॉपिक को हम बीच में लाते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास पसंद आया तो एक बार आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में। और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जुड़िएगा। और प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट से सभी क्लासेस देखना चाहते हो तो आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।